फर्स्ट प्रॉब्लम में हमारे को देखना है कौन सी नॉन पीरियोडिक मोशंस है। तो नॉन पीरियोडिक मोशंस जो हो जाए, ये भी पीरियोडिक है, साइन कोसाइन के फॉर्म में, ये भी पीरियोडिक है। पीरियोडिक आपको समझ में आ गया होगा कौन सी है, मैंने सबको मार्क कर दिया है। वेट वेट वेट, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशंस अगर पूछा होता तो आप साइन ओमेगा टी प्लस फाई ए प्लस माइनस एक्स इक्वल टू, ये क्या है, पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए। ओके, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इनटू स्पीड ऑफ लाइट होगा, और जो डायरेक्शंस होगी वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशंस इक्वल टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को सेटिस्फाई करनी चाहिए। इन दोनों ही रूल्स को अप्लाई करके आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस जब दी हुई होगी, ईएमएफ दिया हुआ होगा, तो जो करंट होता है वो ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब आपको निकालना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वी इक्वल टू आई इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे देखो, एसी सर्किट में जब प्योरली सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है तो करंट लीड करेगी 90 डिग्री, ठीक है, वोल्टेज से। तो पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट फ्लो करती है वो पावर कंज्यूम नहीं करती है, इसीलिए ये जो करंट है उसको बोलते हैं वाटलेस करंट। सेम होती है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में भी। क्वेश्चन नंबर 7 प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में अगर किसी भी इनिशियल एंगल से फेंका जाए, मान लो वो एंगल थीटा और इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो ये जो मैक्सिमम हाइट होगी वो होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगी। ये हो जाएगी मैक्सिमम हाइट। इस पे डाल देंगे, आंसर हमारे को मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉइल है। अगर सिंगल लूप हो, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर लूप में n टर्न्स हो तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी n म्यू नॉट आई बाई 2r। ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बहुत ही सिंपल है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πf इंटू एल। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे को एसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस मिल जाएगा। और डीसी सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी होती है जीरो होती है, इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो डीसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो, और एसी सर्किट में 2πfl का यूज करेंगे तो हमारे को क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, जीनर डायोड के बारे में हम जानते हैं। जीनर डायोड स्पेशल पर्पस डायोड है। इसकी सिंबल होती है कुछ इस तरह से। ओके, हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है और हेवीली डोप्ड होता है, बहुत ज्यादा डोप्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसकी डिप्लेशन रीजन अपने को पतली बनानी होती है। अब इतने इंफॉर्मेशन पे ये आंसर आप कर दो। और जीनर डायोड से हमेशा वोल्टेज रेगुलेशन की जाती है, यानी ये कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। ये हमेशा इस ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम करता है। ओके, यानी ये वाला पैटर्न पे। देखो, इनफाइनाइट लैडर का सवाल है, बहुत ही सिंपल है। आपको ये सारा जो पूरा का पूरा है इसको एक्स मान लेना है, एक्स ओम। ठीक है, तो ये सारा रिमूव हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, एक्स ओम इसके पैरेलल, और ये सब फिनिश हो जाएगी। ओके, तो अब ये और ये क्या है, पैरेलल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, और अब ये तीनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, तो 1 प्लस 1। अब ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, एक्स के बराबर की होगी। ओके, इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, आंसर आपको आ जाए। मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा फास्ट हो गया होगा। तो आपको इन सबको रिमूव कर देना, हटा देना है सबको, सिर्फ इसको रखना है और इसको एक्स बनाना है, तो सर्किट ऐसे ही बन जाएगी। ये, अरे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और इसके पैरेलल एक्स ओम आ गई, 1 ओम आ गई, 1 ओम 1 ओम।
अब ये दोनों पैरेलल है, इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन एक्स प्लस वन आ जाएगी। अब जो ये तीनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे और इन सब की नेट वैल्यू x के बराबर है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। देखो ये काफी आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। हमारे को सिंगल फोटोन की एनर्जी दी हुई है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शंस दिया हुआ 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे को मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो मिल जाएगी, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शंस 2 माइनस 2 0 2 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो 2 वोल्ट हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगी 2। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। 12 में देखो यहाँ पे जो नीचे की तरफ पूरी की पूरी पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। हमारे को इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शंस निकालना है, तो इसके बारे में हम फिक्र नहीं करेंगे। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, नेट एक्सेलरेशन किस तरफ होगी। तो देखो ऊपर की तरफ 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ 18 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इनका टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा 3 + 2 5 + 1 6 kg। तो नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो हो जाएगी mg साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, यानी हो जाएगी 6 इंटू जी, हमें 10 लेना है और ये हाफ हो गई, तो हो गई 60/2 30 न्यूटन नीचे की तरफ लग रही है। नीचे की तरफ लग रही है 30 न्यूटन बिकॉज ड्राइविंग फोर्स और 18 न्यूटन, तो टोटल 48 न्यूटन नीचे की तरफ लग रही है और ऊपर की तरफ 16 न्यूटन लग रही है, तो 12 न्यूटन हो गई। मतलब नेट 12 न्यूटन जो है इन पूरी सिस्टम में ऊपर की तरफ लगेगा, यानी बॉडी ऊपर की तरफ एक्सीलरेट होगा। ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा 12 न्यूटन से, सबके सब पूरी की पूरी सिस्टम। ओके, अब हमारे को क्या करना, इन दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शंस निकालना है। तो हम कोशिश करेंगे 1 kg वाले ब्लॉक को देखेंगे और 1 kg वाले ब्लॉक को देखेंगे। एक सेकंड मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ तो आपके लिए ये काफी आसान हो गया है। हमने ऑलरेडी निकाल लिया 12 न्यूटन फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा 12 अपॉन मास, मास टोटल कितनी है 6, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ऊपर की तरफ, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रही है। अब देखो यहाँ 1 kg ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। पहला फोर्स तो ये 18 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, और फिर लगेगी ड्राइविंग फोर्स, इसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स इसकी मास के अकॉर्डिंग लगेगी, यानी 1g साइन थीटा, 1 mg साइन थीटा, 1g 10 हो गई साइन 30 डिग्री, यानी 5 न्यूटन नीचे की तरफ ड्राइविंग फोर्स लग रही है। 18 ये हो गई, 5 ये हो गई, तो कितनी हो गई 23 न्यूटन। ओके, और जो नॉर्मल रिएक्शंस, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है कितना 23 न्यूटन, तो ये भी रिएक्शंस फोर्स लगाएगा। मान लो वो n है, यानी नॉर्मल रिएक्शंस जो होगी ऊपर की तरफ लग रही है, उसको बैलेंस कौन सा फोर्स कर रहा है, एक तो F2 ये 18 न्यूटन और ये प्लस 5 न्यूटन, तो टोटल 23 न्यूटन जो है वो उसको बैलेंस कर रहा है। लेकिन हमने सीखा है फोर्स इंटू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टोटल फोर्स क्या हो गई n माइनस ये कितनी होगी 18 + 5, तो ये हो गई 23 न्यूटन इक्वल टू ma, मास कितनी है इसकी, इसकी मास है 1 और एक्सेलरेशन कितनी है इसकी 2, तो n इक्वल टू हो गई 2 + 23 यानी 25 न्यूटन जो है ये हो जाएगी फोर्स, यानी ऑप्शन 1। अभी यहाँ ये सवाल देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग अ क्लाउडी डे प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो में बी क्रिएटेड। याद रखो प्राइमरी रेनबो जो होती है एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की वजह से बनती है और सेकेंडरी रेनबो 2 बार बनती है। सेकेंडरी रेनबो हमेशा प्राइमरी के ऊपर बनेगी और उसकी इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 देखो, सेकेंडरी रेनबो इज ड्यू टू डबल इंटरनल रिफ्लेक्शंस एंड इज फॉर्म्ड अबव द प्राइमरी वन, और इसकी इंटेंसिटी भी कम होगी। अब इस सवाल में देखो यहाँ 6 वोल्ट है, तो अगर ये दोनों ही ओपन हो 0 हो तो क्या होगी, करंट यहाँ से जाएगी यहाँ और यहाँ से ग्राउंड में नहीं जा पाएगी, फिर यहाँ से भी ये ग्राउंड में नहीं जा पाएगी, तो जलना इसका मुश्किल है, तो 0 ही हो गया। अगर यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दें तो मतलब क्या हो जाएगी 1 0, तो यहाँ से करंट आएगी और बल्ब से होते हुए ग्राउंड जाएगी, मतलब अब ये जल जाएगी। अगर इसको 0 रखे इसको 1 रखे तो भी ये जल जाएगी। अगर दोनों को कनेक्ट कर दें तो भी ये ग्लो कर जाएगी।
तो ये हो गई कौन सा, देखो 100011111, तो ये हो गई और गेट, है ना, ये कौन सी गेट हो गई, और गेट। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऑप्शंस नहीं। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये पैरेलल प्लेट है, एरिया ऑफ प्लेट ए है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट बी है। अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगी। इसको यूज करते हुए ये सवाल आप कर सकते, बहुत ही सिंपल है। देखो कह रहा है एक की बेस एरिया ए है, एक की बेस एरिया कुछ बी है, दोनों की हाइट सेम है यानी एच एच है, तो यहाँ बेस पे प्रेशर क्या होगी, सेम, क्योंकि बेस पे प्रेशर क्या होते हैं, पी नॉट प्लस रो जी एच। ओके, तो वो एरिया पे डिपेंड करती ही नहीं है, किस पे डिपेंड करती है, हाइट पे डिपेंड करती है। ये एटमॉस्फेरिक यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर, डेंसिटी और हाइट के ऊपर। ओके, तो दोनों में सेम हो जाएगा, तो इससे आप 14 वाला कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 16 करना है, तो सबसे पहले हमारे को विस्कस फोर्स निकालना है। विस्कस फोर्स क्या होता है, 6 पाई ईटा आर वी, और यहाँ जो वी है वो टर्मिनल वेलोसिटी होगी जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। उसको आप कन्वर्ट कर लोगे एसआई यूनिट में, और रेडियस को भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे, और ईटा भी यहाँ दिया हुआ, सब वैल्यू डाल दोगे, आंसर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना और उसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो 17 भी हो गई। अब आ जाओ 18। क्वेश्चन नंबर 18 मलूज लॉ पे बेस्ड है। जब एक बार लाइट पोलराइजर से पास करती है तो उसकी इंटेंसिटी I/2 हो जाती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि पोलराइजर से पास होने के बाद उसकी इंटेंसिटी आई है, यानी पहली बार पास कर गई तो इसकी इंटेंसिटी आई है। यानी अगर इनिशियली I0 था तो पहली बार पास करने के बाद I0/2 होगा, और क्वेश्चन में कह रहा है I0/2 कितनी है, I। अब ये दोबारा पोलराइजर से पास कर रही है तो उसके लिए इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, I cos स्क्वायर थीटा। थीटा कितनी है, 30 डिग्री, तो cos 30 होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा I3/4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखो, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में तो ग्राफ ऐसी बनेगी, ना कि ऐसी। ओके, ये गलत है, ये वाला सही है, तो ये आंसर हो जाएगा 4। अब इफ द स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन देन द, ओके, एंगुलर सेपरेशन जो होती है वो लैम्डा बाय स्मॉल डी होती है, क्योंकि डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा होता है, आपको पता है। तो थीटा नियरली इक्वल टू हो जाएगी एन लैम्डा बाई डी, दैट इज लैम्डा बाई डी। ओके, तो एंगुलर सेपरेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर आप इसकी सेपरेशंस को बढ़ा भी दो तो क्या कह रहा है, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस इंक्रीजेस, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस डिक्रीजेस, लीनियर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस डिक्रीजेस, linear separation of the fringes if the screen is moved away from the plane of the slits, Young's double slit experiments, then एंगुलर सेपरेशन तो कांस्टेंट रहेगी। लीनियर सेपरेशन देखो, लीनियर सेपरेशन क्या हो गई, ये अगर इसको अगर शिफ्ट करोगे यहाँ लेके जाओगे तो लीनियर सेपरेशन बड़ी हो जाएगी। ओके, लीनियर सेपरेशन इंक्रीजेज हो जाएगी। तो कैपेसिटर जब पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 होगा, और जब सीरीज में कनेक्टेड होगा तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा। इसका यूज करके आप 21 कर लोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में मोमेंटम दिया हुआ, मोमेंटम इक्वल टू mv होता है, तो ये फॉर्मूले से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। जब एक बार वेलोसिटी मिल जाए तो डिस्टेंस वेलोसिटी इंटू टाइम करके निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ। तो ओके, तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे चाहे आप ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होगी, सेम होगी, इसीलिए वर्क डन भी सेम होगा, तो फर्स्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। बहुत ही बड़ी वायर है, इससे जब करंट फ्लो करेगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगी, तो उनकी शेप सर्कुलर होगी। ओके, अभी देखो पहला जो दिया हुआ ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस का, यानी एयर फ्रिक्शंस होगा, ड्रैग होगा। तो ड्रैग किसमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एयर फ्रिक्शंस, तो पहला ये कनेक्ट करेगा। ये जो है अनडैम्प्ड है यानी फ्री वाइब्रेशंस है, तो ये विदाउट किसी एयर फ्रिक्शंस का होगा, तो ये नेग्लिजिबल एयर फ्रिक्शंस, ये कनेक्ट हो गया। ये रीस्टोरिंग फोर्स का, तो यहाँ हो गई, और ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है।
देखो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा था रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो सी होता है, तो ये हो जाएगा 1/c। 1/c है यहाँ, यस। और सी को क्या बोलते हैं, 1/√μ0 ε0। ओके, तो इसको आप बोल सकते हो μ0 ε0 ये भी हो सकता है। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो वर्क फंक्शंस क्या हो जाएगा, h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और सिंगल फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, h इंटू फ्रीक्वेंसी यानी 4v0। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगी, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर जाएंगे, 3h इंटू v0। दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो फॉलो कर रही है पीवी स्क्वायर इक्वल टू सी को। तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, प्रेशर इक्वल टू हो गया सी बाई वी स्क्वायर। यानी अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो गलत हो गया। ओके, तो फोर्थ वाला तो नहीं होगा। फिर आ जाओ वॉल्यूम और टेम्परेचर में देख लेते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आइडियल गैस है, एन आर टी बाई वी लिख सकते हैं। ये वी स्क्वायर इक्वल टू सी है, वी और वी क्या हो गई, कैंसिल। एन आर कॉन्स्टेंट है, तो टी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी और वी भी क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर V2 इक्वल टू V1 है, तो यहाँ पे T2 T1 इक्वल टू T2 ये वाला सही लग रहा है। V2 इक्वल टू V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो T2 इज ग्रेटर, ये गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, तो थर्ड लग रहा है। अब फर्स्ट भी चेक कर लेते हैं, पी वी स्क्वायर इक्वल टू सी है। तो हमारे को क्या चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए। तो V को क्या लिख सकते हैं, एन आर टी बाई पी स्क्वायर इक्वल टू सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो पी स्क्वायर इक्वल टू पी सी। ओके, तो पी और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P1 इज ग्रेटर देन P2 है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2 होना चाहिए, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखो, 31 में क्या कह रहा है कि 100 वॉट की बल्ब है और कनेक्टेड है 200 वोल्ट एसी मेन सप्लाई से। पीक करंट हमारे को निकालना, तो पहले हम आई आर एम एस निकालेंगे। आई आर एम एस स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू पावर होती है। तो यहाँ पे पावर हमारे को दिया हुआ है, तो आई आर एम एस हमारे को निकल जाएगी आराम से। क्योंकि इसी को हम बोल सकते हैं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इक्वल टू पावर। तो आई आर एम एस जो हो जाएगी वो पावर बाय वी आर एम एस। पावर कितनी है 100 और वी आर एम एस कितनी है 200, तो ये क्या हो गई हाफ, यानी 0.5 एम्पियर हो गई हमारा आई आर एम एस। हमारे को निकालना क्या, पीक करंट। पीक करंट क्या होता है, आई आर एम एस इंटू √2। तो √2 और आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है 0.5, तो √2 इंटू 0.5 ये हो गए 1.414 इंटू, या आप इसको 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2, और ये √2 है, तो ये हो जाएगा 1/√2। 1/√2 क्या होती है 0.707, दैट इज फर्स्ट। बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है। बोर्ड मॉडल में आर एन इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, तो आर सेकेंड अपॉन आर फोर का हमारे को रेशियो निकालना है। तो आर सेकेंड हो जाएगा 2 का स्क्वायर और आर फोर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। आर नॉट कैंसल, 2/4 क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 1/4। 1/4 है ऑप्शन में, 1/4 होता है 0.25। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर के इक्वल फोर्स होता है, नहीं मोमेंटम होता है, नहीं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नहीं, क्या बच गया यंग्स मॉडुलस। तो कह रहा है एनर्जी, इतनी एनर्जी स्पेंड की फ्लाईव्हील को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, रोटेशनल में हाफ आई ओमेगा एफ स्क्वायर आई ओमेगा आई स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन की वैल्यू डालो और यहाँ रेवोल्यूशंस पर मिनट है, इसको आप चेंज कर दो 2π/60 यूज करते हुए रेडियन पर सेकेंड में, और आंसर आ जाएगी। तो मैं इसको करके ही दिखा देता हूँ फटाफट 1 सेकेंड। तो ये हो जाएगी, देखो 60 आरपीएम है, तो ये हो जाएगी 60 इंटू 2π/60 रेडियन पर सेकेंड। तो 60 कैंसिल हो जाएगी, और ये हो जाएगी 360 आरपीएम है, तो 360 इंटू 2π/60, तो 612 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉमन ले लो, फाइनल का स्क्वायर यानी 12 पाई का स्क्वायर माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 484। तो बेसिकली हो गई हाफ आई, और यहाँ से आप पाई स्क्वायर कॉमन ले लो, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इक्वल टू 484।
तो ये हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू 484 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 140 और यहाँ आ जाएगी पाई स्क्वायर। तो यही हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सारा वैल्यू पुट करके जो भी आंसर आएगा वही करेगा। बहुत ही बेकार सवाल है, डी फाइव बाई डी टी करेंगे तो इससे हमें माइनस ई मिल जाएगा, ईएमएफ मिल जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ, वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगी। अब यहाँ पे सवाल है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ होती है वो बड़ी होती है किससे, आईपीस से, और जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होती है वो एफ नॉट प्लस एफ ई होती है। क्लियर हो गया। और ये हमेशा अगर डी पे बन रहा तो इन्वर्टेड नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ओके, तो अब सवाल देखो क्या कह रहा था। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस इज 20.02 बराबर है। इन दोनों को ऐड करोगे तो इतना आएगा, ये करेक्ट है। मैग्निफिकेशन से आपने कहा, मैग्निफिकेशन से एफ नॉट बाई एफ ई होता है, तो एफ नॉट क्या हो जाएगी 20 और एफ ई क्या हो जाएगी 2 इंटू 10⁻²। तो ये 2 से 10 हो, हाँ 1000, ये भी बराबर है। द इमेज ऑफ द प्लेनेट इज इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। ओके, ये वाला चेक करना पड़ेगा। द अपर्चर ऑफ द आईपीस इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्टिव, ये भी सही है, तो यही गलत होगा जो मैं। ओके, तो एक्चुअली द इमेज ऑफ द प्लेनेट इज इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड तो बनेगा नहीं, मैग्नीफाइड बनेगा, और इरेक्ट नहीं, इन्वर्टेड बनेगा। ओके, तो ये डी पे नहीं बनेगा, ये कहीं और बनेगा। ओके, तो ये फाइनल इमेज की बात कर रहा है। करेक्शंस यहाँ पे इन्वर्टेड बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। 37 में देखो कितनी चार्जेस दी हुई, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, तो इन सबको यहाँ पे बिठाएंगे और सबसे डिस्टेंस सेम है। ओके, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल के बाय आर, Q1 Q2 Q3 Q6 सबको ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। तो पोटेंशियल जीरो आ रहा है, सेंटर पे पोटेंशियल जीरो है। जब पोटेंशियल जीरो होगा तो वर्क डन जीरो होगा। रिमेंबर कॉन्सेप्ट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आ गया, जीरो। तो चार्ज को यहाँ लाने में कोई भी वर्क नहीं होगा। वर्क तभी होगा जब कोई पोटेंशियल होगा, जब कोई रेस्ट्रिक्शंस आएगा, जब कोई अपोजिशंस आएगा। तो कितनी वर्क होगी, जीरो। देखो बहुत ही सिंपल है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट टेम्परेचर के, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्पीड पे कुछ इस तरह से डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बेसिकली v बाय लेंथ होती है, स्पीड ऑफ साउंड अपॉन 2 इंटू लेंथ। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते, क्योंकि वेलोसिटी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अंडर रूट टेम्परेचर की। इसलिए F1 बाय F2 जो हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट T1 बाय अंडर रूट T2। तो यहाँ पे F1 हमारे को दिया हुआ कितना, 400। कब, जब टेम्परेचर कितनी है 27 यानी 300 केल्विन। दूसरा टेम्परेचर कितना 900 यानी 373 हो गई। और यहाँ पे हमारे को F2 निकालना है। तो बेसिकली F2 क्या आ गया, 400 इंटू 373 बाय 300। 3 से 100 ये क्या हो जाएगी, 373 होगी या ज़्यादा होगा, 90 प्लस 273 363। तो ये हो जाएगी 121। तो ये 10 और ये 11, तो ये कितना हो जाएगा 440। तो यहाँ पे देखो पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ेगी। कौन सा आ रहा, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, टाइम बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है और टाइम बढ़ ही रही है। यहाँ पे तो कम हो रही है, ये तो होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है। तो इन दोनों में कौन सा हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ जाके सैचुरेट हो रही है फिर कम हो रही है, ये कॉन्टिन्यूसली राइज ही कर रही है। तो मैं इसको पिक करूँगा। फिर आ जाओ, ये वाला ज़्यादा आसान दिख रहा है तो पहले यही कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स दिया हुआ है, हमारे को ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो माइनस डी वी बाई डी एक्स होगा। तो माइनस डी वी, डी और वी कितनी है, माइनस के बाय एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और के बाहर निकाल लो। तो ये हो जाएगा डी 1 बाय एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा बेसिकली माइनस के बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स की कोऑर्डिनेट डालनी पड़ेगी 2 पेज पर, यानी माइनस के बाय 4, यानी थर्ड हो जाएगा आंसर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। देखो ये बहुत ही इजी सवाल है। आपको वी आर एम एस पता है क्या होता है, अंडर रूट 3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास।
मॉलिक्यूलर मास इन सब में जितने भी मटेरियल दिए हुए सब में हीलियम की कम होती है, इसलिए अब वीआरएमएस स्पीड किसकी ज्यादा होगी, हीलियम की ज्यादा होगी। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगी। अभी यहाँ पे दिया हुआ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ, ओके, यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है तो इसके एक्सिस पे हमारे को इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसका फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 होती है। इसमें डेटा डाल के जो भी आएगा आंसर आप निकाल लोगे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो एन से मल्टीप्लाई कर देना। ये तो कंडक्टिविटी का सवाल है, थर्मल कंडक्टिविटी का बाद में करेंगे, सोचना पड़ेगा। ये इजी है और ये भी इजी है। तो सबसे पहले परसेंटेज एरर लर्न कर लो। तो जी इक्वल टू दिया हुआ 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। तो देखो एल वेरिएबल है, टी वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, मैटर नहीं करता। तो परसेंटेज एरर इन जी हमारे को पूछा, तो एल को के लिए फ्रैक्शनल चेंज लिखो, इंटू परसेंटेज डालो, प्लस इसके लिए 2 हो जाएगा, 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू परसेंटेज डालो। तो आंसर आ जाएगा डेल्टा एल कितना दिया हुआ है 0.1 और एल कितना है 10 इंटू 100%, प्लस ये 2 डेल्टा टी कितना दिया हुआ, डेल्टा टी किधर है 1 अपॉन कितना दिया हुआ 100 इंटू परसेंटेज। तो हो गया काम 100%, सॉरी, ओके। तो बेसिकली हमारे को ये आ गया 100 कैंसिल हो गया, और ये 100 है और ये 100 है। तो 1% प्लस 2% 3% है क्या, हाँ है ना 3%। देखो हमारे को रेशियो निकालना है, क्या निकालना है किसका, द रेशियो ऑफ के टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज नियरली, ओके, कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में निकालना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, चार्ज सेम होता है, आर स्क्वायर, ये हो जाएगा जी एम इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल। क्यू की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 और इसकी हो जाती है 9.1 इंटू 10⁻31 और इसकी 1.67 इंटू 10⁻27। सबकी वैल्यू डाल दोगे, सबकी वैल्यू डालने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा। नियरली 40 में होता है, 39 वगैरह कुछ होता है, तो 40 के अराउंड कुछ होगा, आप चेक कर लेना। और लास्ट क्वेश्चन 43 समझो। देखो एक कॉपर की वायर है और दूसरी स्टील की वायर, ओके, दोनों को कंबाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो हीट करंट दोनों में सेम फ्लो करेगी। सवाल में कह रहा है इसका टेम्परेचर T है और इसका 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारे को T निकालना है, जबकि कंडक्टिविटी दोनों का दिया हुआ। हमने एक चीज पढ़ा हुआ है करंट में, V बाय आर इक्वल टू क्या होता है, करंट होता है। यहाँ पे हीट करंट यानी हीट अपॉन टाइम इक्वल टू V की जगह लिखना पड़ेगा T2 माइनस T1 अपॉन रेजिस्टेंस की जगह होगा रो L बाय A, तो L इंटू A और रो की जगह यहाँ पे सिग्मा लिख देंगे, यानी कंडक्टिविटी, यहाँ रो होगा तो ऊपर जाके सिग्मा। तो ये होती है हीट करंट। तो सबसे पहले हम इसके लिए देखेंगे हीट करंट और इसके लिए दोनों को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए जो हीट करंट होगा इसके लिए वो हो जाएगी, देखो सिग्मा कॉपर T2, मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ रहा, और क्या हो जाएगा माइनस T अपॉन एरिया लेंथ इक्वल टू सिग्मा स्टील, और यहां हो जाएगा T माइनस 0 और एरिया लेंथ, क्योंकि दोनों सेम है, एरिया लेंथ कैंसिल हो जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को मिल जाएगी T इक्वल टू सिग्मा कॉपर अपॉन सिग्मा कॉपर प्लस सिग्मा स्टील और इंटू 100। अब जब हम ये सारा वैल्यू डालेंगे इसके ऊपर तो हमारे को आंसर कितनी मिल जाएगी।